हवाले से आज हम फाइनल टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ रिसोर्स शेयरिंग वगैरह के बारे में, रिमोट डेस्कटॉप वगैरह के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग कैसे करवाई जाती है, यानी कि किसी कंप्यूटर से आप रिसोर्सेज को कैसे शेयर करते हैं। इस वक्त मेरे पास नेटवर्किंग पे दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं, एक ये मेरा अपना कंप्यूटर और दूसरा ये मैंने रिमोट डेस्कटॉप पे लिया हुआ है जी। ठीक है, ये जो रिमोट डेस्कटॉप पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है ये आपके क्लासरूम का कंप्यूटर है, लैब 1। आप देख सकते हैं ये मैंने कैसे कनेक्ट किया। हाँ जी, मैं यहाँ स्टार्ट में जाऊँगा और किसके ज़रिए किया, रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए किया। रिमोट डेस्कटॉप कैसे किया जाता है उससे इसको भी पहले देख लेते हैं। यहाँ माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग में रिमोट आपने चेक करना है, अलाउ द रिमोट असिस्टेंस नंबर 1। नंबर 2 आपने चेक करना है, अलाउ द रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, अलाउ रिमोट वर्जन यूजिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप और अप्लाई एंड ओके। ये चीज़ सारे कंप्यूटर्स पे चेक करनी है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप ये चेक कर लेंगे तो इस वक्त मेरे कंप्यूटर का नाम है एंड किसी दूसरे कंप्यूटर को देखें तो मेरे पास इस वक्त ये लैब 1 कनेक्ट है। लैब 1 को मैं नेटवर्किंग के जरिए डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ मैं स्टार्ट में जाऊँगा और लैब 1 /lab1 करूँगा तो मेरा लैब 1 मेरे सामने एक्सेस हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा एंड मैं इस कंप्यूटर लैब 1 को अपने सामने ओपन कर सकता हूँ। बट मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि मैं उसका GUI अपने लैपटॉप में खोल के आपको दिखा दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा रिमोट। यहाँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये खुद पूछ रहा है कि कंप्यूटर का नाम बताएं, तो मेरे कंप्यूटर का नाम क्या है, लैब 1 है। मैंने कनेक्ट किया और इसको कर दिया यस। जैसे ही मैं यस करूंगा तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ने क्या किया, उस पूरे कंप्यूटर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे सामने ओपन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उस कंप्यूटर के GUI को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब मैं मिसाल के तौर पर ये जो लैब 1 कंप्यूटर है मैं इसके अंदर हूँ और मैं इसके माई कंप्यूटर में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने माई कंप्यूटर से यहाँ से इस कंप्यूटर की ये D ड्राइव शेयर करनी है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और कहाँ पे चला जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ऑप्शन है शेयरिंग, एडवांस्ड शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, अप्लाई एंड ओके। अब जैसे ही मैं ये चीज़ अप्लाई कर दूँगा तो इस ड्राइव के साथ ये 2 यूज़र्स का निशान बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि मैंने इस ड्राइव को शेयर कर दिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ C ड्राइव पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये फोल्डर है पिक्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, अप्लाई एंड ओके करने के बाद हमारे पास ये फोल्डर भी शेयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ जी कि मैं कंप्यूटर से प्रिंटर को शेयर कर दूँ, हाउ आई डू इट। यहाँ पर तो प्रिंटर नहीं इंस्टॉल है, चले मेरे लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल में जाना है जी। वेयर इज़ द कंट्रोल पैनल, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो कंट्रोल पैनल में नहीं जाने के बाद आपने डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाना है। डिवाइसेस एंड प्रिंटर में यहाँ आपके पास ये एप्सन T60 इंस्टॉल है, HP LaserJet 1300 इंस्टॉल है। ये प्रिंटर्स हैं। यहाँ राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन है, शेयर दिस प्रिंटर। मैंने एप्सन T60 को कनेक्ट कर दिया नेटवर्किंग के ऊपर। जस्ट शेयर दिस प्रिंटर को चेक करना है, अप्लाई और ओके करना है। अब यहाँ पर मैं इन शेयर किए हुए रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करूँगा, मैं अभी अपने लैपटॉप पर हूँ और मैं लैब 1 कंप्यूटर के शेयर किए हुए रिसोर्स लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा /lab1। ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया तो आपने देखा कि लैब 1 कंप्यूटर की D ड्राइव मेरे सामने ओपन हो गई है और उसके अंदर मौजूद तमाम प्रोग्राम्स मेरे सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये तमाम सॉफ्टवेयर्स का बैकअप पड़ा हुआ है।
रूफस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, विंडोज सर्वर का बैकअप पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिसोर्स वहाँ से यहाँ शेयर किया हुआ है। सिमिलरली इस सी कंप्यूटर के अंदर ये पिक्ट नाम का फोल्डर भी शेयर किया हुआ है, जहाँ पर ये एक छोटी सी फाइल बनी हुई है जस्ट। तो ये क्या हुआ जी, हमने वहाँ से रिसोर्स को शेयर किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इस कंप्यूटर के प्रिंटर को मैंने शेयर किया हुआ है। मैं जाता हूँ लैब 1 के ऊपर, ये लैब 1 की स्क्रीन है, और यहाँ जाके मैं यही काम करता हूँ। // मेरे लैपटॉप का नाम है, नाम दिया और मैंने एक्सेस किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एप्सन T60 का प्रिंटर शेयर किया हुआ है, जो कि लैब 1 कंप्यूटर में मैंने ओपन कर लिया है। और अब मैंने इस पर डबल क्लिक भी कर दिया है। ये कंप्यूटर इस लैब 1 का ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मेरे लैपटॉप से प्रिंटर का ड्राइवर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर भी मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड प्रिंटर को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस कंप्यूटर लैब 1 से कोई भी प्रिंट भेजेंगे तो वो बार टेबल पे रखे हुए मेरे एप्सन T60 से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ायदा है। आप देख सकते हैं एप्सन T60 का प्रिंटर ड्राइवर बाकायदा इंस्टॉल हो गया। अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट में जाता हूँ, मैं चले नोटपैड ही खोल लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड में मैं कहता हूँ जी मैं किसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं प्रिंट भेजता हूँ। फाइल में जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं, प्रिंट में। तो ये है जी एप्सन T60। ये कह रहा है जी यहाँ से ये रीडायरेक्ट होगा, यानी कि ये यहाँ से जाके वहाँ प्रिंट होगा जहाँ से ये शेयर किया गया है। ठीक है, जैसे प्रिंट पर क्लिक मारेंगे तो मेरा T60 प्रिंटर एक्टिव हो जाएगा, और वहाँ से ये जो एक सफ़े के ऊपर ये 4 अल्फाज लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं प्रिंट नहीं करता, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, वैसे पेज ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि आप प्रिंटर को नेटवर्किंग पे कैसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ आपने रिमोट डेस्कटॉप का टॉपिक देख लिया। फिर आपने यूज़र पे सिक्योरिटी अप्लाई की थी। यूज़र पे सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या है कि आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं और कहाँ जाते हैं, मैनेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यूज़र अकाउंट होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं चेक करता हूँ मेरे पास कितने यूज़र अकाउंट्स हैं, मैं किस यूज़र पे सिक्योरिटी लगा सकता हूँ। लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स यूज़र्स, और मेरे पास ये 2 यूज़र अकाउंट है, DIT1 एंड DIT2। मैं इन पे सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी क्या लगाना चाहता हूँ, मैं इन पे NTFS राइट्स लगाना चाहता हूँ कि ये मेरी किसी ड्राइव को एक्सेस ना कर सके। तो उस पर्पज़ के लिए मेरे पास ये यूज़र अकाउंट्स का होना मस्ट था। अब मैं यहाँ जाता हूँ माई कंप्यूटर में, ये ड्राइव है D, मैं कहता हूँ चलो जी ये मैंने शेयर तो की हुई है, लेकिन DIT1 नाम का यूज़र इसको इस्तेमाल न कर सके। तो मैं क्या करूँगा, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, इस ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, सॉरी, और यहाँ सिक्योरिटी का टैब है, ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मुझे अवेलेबल है। मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ मेरे पास ये DIT1 नाम का, ये तो पहले से ही डिनाई किया हुआ है, DIT1 नाम का यूज़र अकाउंट मेरे सामने आया हुआ है जी। इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो राइट होते हैं वो होता है रीड एंड एग्जीक्यूट, अलाउ किया हुआ होता है। इसको रीड एंड एग्जीक्यूट का मतलब है कि ये यूज़र इस ड्राइव को खोल सकता है और इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, बट डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि इसका राइट इसके पास नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये रीड एंड एग्जीक्यूट का राइट इससे हटा देते हैं और इसको डिनाई कर देते हैं। डिनाई करने का मतलब है कि ये यूज़र अब इस ड्राइव का कोई भी फोल्डर इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस यूज़र का नाम क्या है, DIT1 है। अब DIT1 बेशक कंप्यूटर में लॉगिन हो जाए, उससे ये D ड्राइव ओपन नहीं होगी और ना ही वो इस सिक्योरिटी को हटा सकता है। सिमिलरली यहाँ मैं एक फ़ोल्डर पे जाता हूँ, फ़ोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में भी आपके पास सिक्योरिटी का टैब होता है। यहाँ जाके भी मैं क्या कहता हूँ जी कि यहाँ पे मेरे पास चलें एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, एडवांस्ड करते हैं, फाइंड नाउ करते हैं और उसी यूज़र DIT1 को सर्च करके ले आते हैं।
अभी इसके पास देखें राइट रीड एंड एग्जीक्यूट मैंने हटा दिया, मैं कहता हूं नहीं आपको डिनाई है, आप इस पे नहीं आ सकते। तो अब यूजर, वो वाला यूजर इस फोल्डर पे को ओपन नहीं कर सकता। अब सिक्योरिटी लगाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो सिक्योरिटी हटाता भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है, यूजर अकाउंट से सिक्योरिटी नहीं हटेगी। तो ये सिक्योरिटी अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप इसी फोल्डर पे दोबारा जाएंगे या इसी ड्राइव पे दोबारा जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सिक्योरिटी का, आप एडिट में जाएंगे और उस यूजर को ही सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपने सिक्योरिटी लगाई हुई है। इसके ये जो डिनाई वाले ऑप्शंस हैं इनको अनचेक कर देंगे, यानी आपने इससे राइट्स जो वापस लिए हुए थे वो आपने हटा दिए। आप इसको एक ही राइट देंगे, रीड एंड एग्जीक्यूट। इसके साथ इसको 3 राइट मिलेंगे, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट द फोल्डर एंड रीड। अप्लाई कर देंगे तो ये इस फोल्डर से इस यूजर के लिए सिक्योरिटी को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि अक्सर औकात सिक्योरिटी लगाते हुए अगर आप गलत सिक्योरिटी लगा देते हैं, एज अ एडमिन आप एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही सिक्योरिटी लगा देते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा मसला होता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी लॉक हो जाएगी। फिर उसका एक ही हल है कि आप इसको रिपार्टीशन कर दें, तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है? NTFS एक्सेस नाम का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और NTFS एक्सेस नाम के सॉफ्टवेयर को सर्च करेंगे। NTFS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टू डाउनलोड है। ठीक है, जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसकी मदद से सिक्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। मेरे पास यहाँ ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड पड़ा हुआ है जी, NTFS एक्सेस। ठीक है, इसको जस्ट मैंने ओपन करना है, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट के साथ रन करूंगा। और अब मैंने जी किस ड्राइव को अनलॉक करना है, किस ड्राइव की सारी सिक्योरिटीज को ख़त्म करना है, मैं यहाँ ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो ड्राइव कौन सी है? डी ड्राइव है। मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। जैसे ही मैं ग्रांट करूंगा NTFS एक्सेस क्या करेगा, उसकी सारी सिक्योरिटीज को हटा देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा जी कि हमारा जो अगर एडमिनिस्ट्रेटर लॉक हो गया है तो वो ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलें जाके आप चेक करते हैं कि क्या वो सिक्योरिटीज़ हटी हैं। तो मैं यहाँ माई कंप्यूटर पे जाता हूँ, उसी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाता हूँ और देखिए आपका वो यूज़र नाम ही ख़त्म हो गया जिसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई थी, और एडमिन को फुल कंट्रोल अलाउड है। ठीक है, यानी कि NTFS एक्सेस ने क्या किया, हमारी लगाई हुई एक्स्ट्रा सारी सिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर दिया और इस ड्राइव की सिक्योरिटी को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया कि जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इजाज़त दी गई थी उतना ही इसने इसे कर दिया। ठीक है, ये फ़ायदा है आपको NTFS एक्सेस को इस्तेमाल करने का। अच्छा जी, NTFS एक्सेस के बाद आपके पास ये हो गया जी सिक्योरिटी का ऑप्शन। फिर हमने एक और ऑप्शन स्टडी किया था विंडोज़ 10 की नेटवर्किंग में, कोटा की मैनेजमेंट करना। कोटा की मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है कि हर यूज़र को एक लिमिटेड डिस्क स्पेस दे देना ताकि वो नेटवर्किंग में सिर्फ उतनी ही डिस्क स्पेस के ऊपर काम कर सके। तो उस मकसद के लिए आपने क्या करना है जी, मिसाल के तौर पे मैं ये डी ड्राइव के ऊपर कोटा मैनेज करता हूँ। यहाँ राइट क्लिक, इससे पहले इसको ओपन करते हैं। इसमें हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जी, फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं जी PICT। इस फोल्डर पे मैं कहता हूँ जितने भी यूज़र्स हैं उनका डेटा इसमें सेव हो। ठीक है, इस PICT फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे न्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैनेजमेंट, और एक फ़ोल्डर में बना लेता हूँ स्टाफ।
मैं कहता हूँ जितने स्टाफ वाले लोग हैं उन सब का डेटा इधर सेव हो, और जितने मैनेजमेंट वाले हैं उनका डेटा इधर सेव हो। ठीक है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स का डेटा कहाँ सेव होता है? सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स के अंदर। हर यूज़र का अपना फोल्डर बना हुआ है, चेक करें, उसके अंदर उस यूज़र के सारे रिसोर्स हैं। ठीक है, अब ये सारे रिसोर्स मैं किधर फेंकना चाहता हूँ? इस फोल्डर पिक्ट के अंदर। इस पर्पज़ के लिए मैंने पिक्ट का फोल्डर बनाया। यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास ऑप्शन है शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, और परमिशन में चले जाना है और एवरीवन को फुल कंट्रोल दे देना है। जैसे आप करेंगे तो इसके अंदर मौजूद तमाम फोल्डर्स को लग चुकी है आपकी परमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ क्लोज और डी ड्राइव पे डायरेक्ट चला जाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं? माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज़ और कोटा मैनेज करते हैं। कोटा मैनेज करने के लिए अभी आप देख रहे हैं कोटा की लाइट रेड है। जब मैं कोटा मैनेज करूँगा तो ये येलो होगी और फिर क्या हो जाएगी? ग्रीन। आपने करना है इनेबल कोटा मैनेजमेंट, डिनाई द डिस्क स्पेस एक्सीडिंग द कोटा लिमिट और लिमिट डिस्क टू। यहाँ पे इसको डिस्क स्पेस देनी है। मैं कहता हूँ जी इस यूज़र के लिए हम 300 MB डेटा देते हैं इस ड्राइव के अंदर से, और इसका वार्निंग लेवल कर दो 280। लॉग इवेंट व्हेन यूज़र एक्सीड द कोटा लिमिट, लॉग इवेंट व्हेन यूज़र एक्सीड द वार्निंग लेवल। ये भी चेक करने हैं एंड अप्लाई कर देना है। ओके करेंगे तो ये येलो हो गई एंड अब ग्रीन हो गई। कोटा इज एप्लीकेटेड। अब कोटा एप्लीकेटेड करने के बाद आपने क्या करना है? इसको बंद कर देना है। आपने जाना है माई कंप्यूटर पे और कहाँ पे? मैनेज पे। अब जिस यूज़र को लिमिटेड डिस्क स्पेस देनी है उस यूज़र अकाउंट पे जाना है। जैसे ये DIT1 है और DIT, मैं यहाँ जाता हूँ और इस यूज़र की प्रॉपर्टी में जाता हूँ। इसके अंदर एक ऑप्शन है प्रोफाइल, इसमें आप जाना है Z ड्राइव के अंदर। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी मुझे पाथ लेना है। पाथ कैसे लूँगा? स्टार्ट में जाएं और रन में चले जाएं। रन में जाके ब्राउज़ करें और ब्राउज़ करने के बाद आपने उस फोल्डर का पाथ लाना है। डी ड्राइव के अंदर है, पिक्ट है, पिक्ट के अंदर कौन सा है? मैनेजमेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पाथ आ गया। ठीक है, इस पाथ को आपने करना है सिलेक्ट करके कॉपी और यहाँ आके इसको दे देना है। सिर्फ थोड़ी सी चेंज करनी है। इसके शुरू में डी ड्राइव नहीं होना चाहिए, इसके शुरू में होना चाहिए /lab1 इस कंप्यूटर का नाम। कि lab1 के अंदर हमारे पास पिक्ट फोल्डर है और उसमें मैनेजमेंट का फोल्डर है। इस यूज़र का डेटा उधर चला जाए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस यूज़र का डेटा lab1 कंप्यूटर के अंदर पिक्ट और उसमें मैनेजमेंट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप Z ड्राइव को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब इस यूज़र के साथ जब आप लॉगिन करेंगे तो माई कंप्यूटर में जाने पर आपको इस जगह C ड्राइव, D ड्राइव के साथ एक Z ड्राइव भी नज़र आएगी और कितनी? 300 MB की। ठीक है, अब हालांकि एक्चुअली ये D ड्राइव कितनी है? 200 GB की है। आपने क्या कर लिया? उस यूज़र के लिए स्पेस को लिमिटेड कर दिया। अब अगर आपने कोटा मैनेजमेंट को हटाना है तो भी आप क्या करेंगे? माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे। जैसे जैसे कोटा लगाया वैसे वैसे इसको हटाना है। लोकल यूज़र्स में जिस यूज़र पे लगाया उसकी प्रॉपर्टी में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, इसको लोकल पाथ कर देना है, अप्लाई एंड ओके। फिर जिस ड्राइव पे लगाया उस ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कोटा के ऑप्शन में जाएं और नीचे से ऊपर सारे ऑप्शंस को अनचेक कर दें। जैसे अनचेक करेंगे तो कोटा की लाइट ग्रीन से येलो और येलो से रेड हो जाएगी। इट मीन्स कोटा इज रिमूव्ड।
अब वो फोल्डर जो आपने एडिशनल बनाया उसको आप बेशक शिफ्ट डिलीट के ज़रिए कंप्यूटर से रिमूव कर दें। ये कुछ ऑप्शन थे विंडोज़ 10 की नेटवर्किंग के हवाले से, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी शामिल है और नेटवर्किंग में भी शामिल है, इसलिए मैंने इनको दोबारा से रिवीजन किया है। ऑलरेडी आप लोग इन्हें स्टडी कर चुके हैं। सो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर के ऊपर होगा इंशाल्लाह।